ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण चल रहा है। इसमें ये अंतिम हम देख रहे हैं। इसके अंदर हम कुछ और मुख्य थ्योरी, इसकी फॉर्मूले, है ना, जो भी हम काम में लेंगे वह सब अभी अपन देखेंगे। आप ये सब कुछ देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो वापस आपका रिवाइज हो जाएगा, अच्छी बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिर इसके बाद अपन इसके संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो सब देखेंगे। ओके, तो वो सब देखने के लिए एक बार अपना ये टॉपिक वापस पूरा रिवाइज करना जरूरी है ना। तो उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है भाई? तो वह कृत्रिम या प्राकृतिक पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी ग्रह का परिक्रमण करता है, उपग्रह कहलाता है ना। तो उपग्रह क्या होता है? जो किसी कोई भी कृत्रिम हो चाहे प्राकृतिक हो, है ना, वह क्या करेगा? पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी ग्रह का, किसी भी ग्रह के चारों ओर क्या लगाता है? उसका चक्कर लगाता है, वह उसका उपग्रह कहलाता है। अब जैसे अपना पृथ्वी का चंद्रमा जो है प्राकृतिक उपग्रह है, बाकी कृत्रिम उपग्रह कई हैं, है ना। तो जैसे प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जबकि इनसैट 1B पृथ्वी का एक कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह स्थापित करने की शर्त यह है कि उपग्रह की कक्षा का केंद्र पृथ्वी के केंद्र के साथ संपाती होना चाहिए और उपग्रह को विषुवत वृत्त के अनुदिश परिक्रमण होना चाहिए। अब यहाँ पे अपन उपग्रह का जो कक्षीय वेग है वो कैसे निकालते हैं वो निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या किया है, जो पृथ्वी के केंद्र से लेकर पृथ्वी की सतह तक दूरी है r है, यानी कि उसकी त्रिज्या कितनी है? r, हाँ। और सतह से लेके उसकी दूरी है h, और केंद्र से लेके उसकी टोटल दूरी कितनी है? स्मॉल r। क्लियर? तो कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पे क्या यूज में लिया है। तो स्मॉल आर, देखो स्मॉल आर टोटल केंद्र से लेके टोटल उसके तक दूरी है, इसका मतलब स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा? इतना तो आर है और इतना एच है, तो टोटल कितना बराबर हो जाएगा? स्मॉल आर बराबर किसके हो जाएगा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच, है ना। तो स्मॉल आर आप किसके बराबर आएगा? आर प्लस एच के। क्लियर? अब देखो आगे कैसे निकालेंगे उपग्रह का कक्षीय वेग। किसी उपग्रह को किसी ग्रह के चारों ओर इसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए जो आवश्यक वेग होता है उसको हम कक्षीय वेग कहते हैं। कक्षीय वेग कैसे निकालेंगे? परिक्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है, अतः अभिकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों क्या होंगे? समान। तो अभिकेंद्रीय बल आपने पढ़ रखा होगा क्या होता है? mv² अपॉन r, और गुरुत्वाकर्षण बल हमने अभी देखा था Gmm/r²। क्लियर? तो इसके पहले का पार्ट नहीं देखा हो, देख ले भाई। तो mv² अपॉन r बराबर Gmm/r²। इसके अंदर हमको क्या निकालना है? v। तो v को एक तरफ रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो, जो कट रहा है काट दो, है ना। तो एक r से आपका एक r कट जाएगा, एक m से m कट जाएगा, और v² बराबर Gm/r है, तो v बराबर कितना आ जाएगा? √Gm/r, है ना। तो ये वैल्यू भी ध्यान रखें, v बराबर √Gm/r, है ना। यूज़ में लेंगे इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ, है ना, ताकि जब यूज़ में ले तब आपको ऐसा ना हो कि यार कहाँ से आ गया ये, है ना। तो v बराबर √Gm/r। इसके अंदर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, Gm/r में देखो Gm, तो Gm की जगह आप क्या लिख सकते हैं? Gr² लिख सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा था क्या, भूल गए? गुरुत्वीय त्वरण g बराबर Gm/r², है ना। तो इस r² को इधर ले लोगे तो Gm की जगह क्या लिख सकते हो? स्मॉल g r² लिख सकते हैं। तो Gm की जगह तो हमने ये रख दिया, और स्मॉल r की जगह क्या लिखा? अभी आपको बताया था स्मॉल r कितना है? कैपिटल R प्लस एच, ये है ना। तो स्मॉल r की जगह हमने ये रख दिया। ओके, दोनों वैल्यूज़ आप रख दोगे, इस पर रख दी, और क्या आ जाएगा? r² था इसलिए r को बाहर ले लिया है अंडर रूट से, है ना। तो आपका फॉर्मूला बन गया एक और कि r√G/r प्लस एच। ओके, तो एक फार्मूला ये भी है v का और एक फार्मूला ये भी है ना। तो ये दोनों काम में लेंगे, एक है v बराबर √Gm/r और एक है v बराबर r√G/r प्लस एच। ओके, तो मेन फार्मूले अगर केवल नोट करना चाहो अलग से कहीं तो कर सकते हो आप। हाँ, आगे देखो साहब, कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तथा इसकी सदैव दिशा जो है कक्षा के स्पर्शीय रेखाएं होती है। ये जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखो, इसकी जो डायरेक्शन निकालनी है आपको, तो है ना। तो ये जो एज एक गोला बन रहा है, इसके ऊपर अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो इसकी डायरेक्शन आपको मिल जाएगी।
यदि अलग अलग द्रव्यमानों के उपग्रह समान कक्षा में परिक्रमण कर रहे हैं तो उनका परिक्रमण काल समान होगा, यानी कि द्रव्यमान से मतलब नहीं है ना, चाहे अगर हल्का है चाहे भारी है, अगर उसकी जो कक्षा है जिसमें वो परिक्रमण कर रहा है ना, वह अगर सेम है तो चाहे कितना भी हल्का हो कितना भी भारी हो, उनका परिक्रमण काल जो होगा वो समान होगा। ओके। कक्षीय वेग केंद्रीय पिंड के द्रव्यमान व कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है, फॉर्मूले से हमको पता पड़ रहा है। और एक दिए गए ग्रह के लिए यदि कक्षा की त्रिज्या अधिक हो तो कक्षीय वेग कम होगा, है ना, यानी कि जितना त्रिज्या अधिक हो, कहने का मतलब वो जितना आपका जो भी अगर उपग्रह है वो अगर जितना ज़्यादा दूर होगा, आपके ग्रह से जितना ज़्यादा दूर होगा तो कक्षीय त्रिज्या उतनी उसकी ज़्यादा आएगी, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, है ना। और जितनी ज़्यादा अगर कक्षीय त्रिज्या होगी तो उसका जो वेग होगा वो कक्षीय वेग उतना ही कम होगा। ओके। परिक्रमण काल, रिवोल्यूशन पीरियड। देखो, ये आवर्तकाल का जो सूत्र होता है सभी को ध्यान होना चाहिए, और कुछ नहीं तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ये तो सभी को ध्यान ही होगा अभी, है ना, कि समय t बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी यहाँ पे क्या है, तो एक प्रकार से ये वृत्त गोल चक्कर लगा रहे हैं ना, तो ये वृत्त मान लो, वृत्त की परिधि यानी ये यहाँ से लेके पूरा ये डिस्टेंस आपको निकालना है, तो ये क्या है, एज अ वृत्त की परिधि है। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 2πr। ओके, अपॉन v। अब v अपन ने अंडर रूट जी एम अपॉन आर अभी निकाला था, मैंने कहा था ये नोट करो, ये बहुत काम आएगा ये, है ना। तो v बराबर अंडर रूट जी एम अपॉन आर, तो v की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पे, अंडर रूट जी एम अपॉन आर रख दिया। क्लियर। अब इससे क्या हो गया, t बराबर 2π पहले से था, है ना। अब क्या होगा देखो, t बराबर 2π ऊपर पहले से है ना, r भी ऊपर पहले से है, और v की जगह हमने रखा है अंडर रूट जी एम अपॉन आर। ओके साहब। अब क्या होगा, ये आर अंडर रूट का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखना, अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2, है ना। तो ये घात में 1/2 नीचे था, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, आर की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। ओके। और आर की घात अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। क्लियर है यहाँ तक। आर की घात कुछ नहीं का मतलब होता है 1, अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, और जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है ना। तो ये बेसिक मैथ तो आपने 8वीं 9वीं में पढ़ी होगी, तो आप दोनों की घातें जुड़ जाएंगी, तो आर की घात 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपका, आर की घात 3/2। ओके। तो वही किया है यहाँ पे, 2π आर की घात 3/2 अंडर रूट में बटे में अंडर रूट जी एम। क्लियर। अब यहाँ पे स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर प्लस एच भी लिख सकते हैं ना, ये अपने फिर पहले ही देख लिया था कि स्मॉल आर क्या होता है, कैपिटल आर प्लस एच होता है। ओके। तो वही अपने वैल्यू यहाँ पे रखी है, और ये आपका एक फार्मूला आ गया टी का। तो ये भी फार्मूला मेन है, ये भी ध्यान रखना है। ओके। जो जो यूज़ में लेंगे वो सभी पहले आ रहे हैं, तो आप देख लें, ताकि अपन जब यूज़ में लें इनको तब शॉक नहीं लगे कि ये कहाँ से आ गया, धरती नहीं खिसक जाए नीचे से, है ना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है घबराने की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, आवर्तकाल पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर है। यदि h बहुत कम हो, है ना, क्योंकि जैसे आपको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग r कितनी है, 6400 किलोमीटर, है ना, 6400 किलोमीटर है। तो उसके बनिस्पत अगर ऊंचाई थोड़ी बहुत एक आध किलोमीटर हो तो मतलब कुछ हो तो उसको नगण्य माना जा सकता है। तो अगर नगण्य मानते हैं, है ना, ऊंचाई अगर कम है और उसको अगर नगण्य मानते हैं तब क्या होगा, तो वो कंडीशन दी गई है आपको यहाँ पे, कि इसके अंदर देखो, यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला था आर प्लस एच की घात 3/2, उसमें एच को अगर नगण्य मानते हैं तो उसको हटा दो, है ना, केवल आर रहने दो। तो वही यहाँ पे किया है कि टी बराबर 2π आर की घात 3/2 अपन अंडर रूट जी एम। ओके। फिर यहाँ पे वही सूत्र आता है गुरुत्वीय त्वरण वाला, कि जी बराबर क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो इसको इधर ले जाओ तो जी आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, जी एम के। तो वही जी एम की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे, जी आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वो वैल्यू रखी जी आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे वही बात, 2π को बाहर रहने दिया, आर की घात पहले से कितना था ऊपर, 3/2। ओके। नीचे कितना है, आर स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट है ना, तो वो वैसे ही हट जाएगा, और अंदर केवल क्या रह जाएगा, अंडर रूट का जी और
ये आपका नीचे जो बटे में आर है, क्लियर, ये है, ऐसा बचेगा। अब इस आर को आप ऊपर ले जाओ, है ना, ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाती है, घात माइनस की हो जाती है ना, तो आर 3/2 और आर की घात -1, क्लियर। अब इसको आप सॉल्व करोगे, क्या आ जाएगा देखो, हाँ वही बात, आधार समान होने पर घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, है ना। तो आर की घात कितना है, 3/2 और -1, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर की घात 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो बचा अंडर रूट आर, तो ऊपर बचा है अंडर रूट आर, नीचे बचा है अंडर रूट जी, और 2 पाई तो बाहर था, है ना, तो उसको अंडर रूट को एक साथ लिख दिया, तो आपका फॉर्मूला आ गया टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। ओके साहब, तो एक ये फॉर्मूला भी है, ये भी यूज़ में ले सकते हैं, है ना, तो ये भी ध्यान रखें। आगे देखो साहब, उपग्रह की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगी। उपग्रह जब ग्रह के चारों ओर घूमता है तो गति व स्थिति के कारण गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा होती है, होगी, सीधी सी बात है ना। तो यदि ग्रह का द्रव्यमान m है तो उपग्रह की गतिज ऊर्जा होगी। देखो, कुल ऊर्जा निकालनी है तो कुल ऊर्जा, सीधी सी बात है, हमको पहले गतिज ऊर्जा निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, और फिर उसका योग कर देना है, तो कुल ऊर्जा आपकी आ जाएगी, क्लियर। तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए गतिज ऊर्जा कितनी होती है, ½ mv², है ना, और v की वैल्यू अंडर रूट GM/r अभी अपन ने बताई थी, है ना, तो वही v अपन ने यहाँ पे वैल्यू रखी है, तो ½ mv की जगह हमने रख दिया अंडर रूट GM/r, है ना, तो स्क्वायर था तो अंडर रूट हट गया, और बचा क्या आपके पास, गतिज ऊर्जा mm/2r। ओके, स्थितिज ऊर्जा तो आपको पता ही है कि स्थितिज ऊर्जा हम हमेशा काम में लेते हैं, है ना, कि आपने पढ़ा होगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो अनंत से किसी वस्तु को पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के समान होता है ना, जो कि ऋणात्मक होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है स्थितिज ऊर्जा की -Gmm/r होती है। ओके, तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा हो गई, ये आपकी गतिज ऊर्जा हो गई। इन दोनों का हमको क्या करना है, योग कर दो साहब, योग। ये हमने दोनों को ऐड कर दिया, क्या आया, इन दोनों को टोटल करोगे तो क्या आएगा, 2r नीचे आ जाएगा, Gmm तो ऊपर रहेगा, है ना, Gmm, और इसके अंदर 2r से करोगे तो r से r कट जाएगा, और ये आ जाएगा -2 Gmm, है ना। तो 1 - 2 कितना होता है, -1, यानी कि माइनस का Gmm/2r। तो ये आपकी कुल ऊर्जा है। कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, जिसका अभिप्राय है कि उपग्रह के साथ बद्ध निकाय है, इसे मुक्त करने के लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ई का ये जो फॉर्मूला है ये भी काम में लेंगे तब आप और अच्छे से समझ पाओगे, है ना। यूज़ में लेंगे जब करेंगे, इसके ऊपर सवाल या प्रश्न दिखेंगे तब आप अच्छे से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप केवल अभी मेन फार्मूले जो हैं हमको ध्यान रखने हैं, एकदम कहाँ से आए डायरेक्ट अपन फार्मूला यूज़ करेंगे तो दिक्कत ना हो, उसके लिए हमने पूरा रिवाइज किया है। ठीक है साहब, अब आगे आप प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, हम इसके ऊपर और प्रश्न भाई लाएंगे और ढेर सारे प्रश्न करेंगे। ओके, तब तक मस्त रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो। थैंक यू।